नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका फिर से स्वागत है। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो दोस्तों, इसमें हम लोग इसके पहले मौर्य कला के बारे में पढ़ा था। इसकी अगली कड़ी है आपकी पाल कला, 8वीं से 12वीं शताब्दी। हम लोग इस कड़ी में पाल कला के बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये बौद्ध धर्म से किस हद तक जुड़ाव रखता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और ये किस हद तक अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर पाया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कला क्या चीज़ है। तो मैंने बताया था कि जो कला है उसका शाब्दिक अर्थ होता है शोभा, अलंकरण। उसका जुड़ाव हमारी अंतरात्मा से होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी संस्कृति का बहुत सूक्ष्म पार्ट है, आपकी संस्कृति का। ठीक है, आपको ये भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि संस्कृति क्या चीज़ है। तो ये संस्कृति का ही सूक्ष्म पार्ट आपकी कला होता है। ठीक है, संस्कृति आपकी पहचान है। आप संस्कृति को खो करके अपनी पहचान हरगिज नहीं बना सकते हैं। ये आपकी मौलिक पहचान है। संस्कृति ये आपका संस्कार है। यदि सभ्यता मनुष्य है तो ये संस्कृति आपकी आत्मा है। यदि फूल सभ्यता है तो आप देखेंगे उसका खुशबू संस्कृति है। क्या आप अंतरात्मा के बिना, आत्मा के बिना आप जिंदा रह सकते हैं? तो ठीक वैसे ही आपकी संस्कृति है। ठीक संस्कृति के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप विदेशों में आपकी पहचान आपकी संस्कृति से होती है। ये हमारा सॉफ्ट पावर है। ये हमारा जितना समृद्ध होगा हमारा हार्ड पावर हम उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग पाल कला को देखने की कोशिश करेंगे। ये कला जैसे क्या होता है, कला मानव मस्तिष्क और अंतरात्मा के उच्चतम भावों की व्यक्ति होती है। जब कोई भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक रूप में, सौंदर्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो यही है हमारी कला। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में आप उपलब्ध है। हम पहले इसको ऑडियो रूप में देखते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वीडियो रूप में भी इसको देखेंगे, सूक्ष्म स्तर पर इसका ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, कि देखिए कला क्या, थोड़ा सा हमें दिखाना है कि कला क्या चीज़ है। तो कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं और भावों की व्यक्ति मानी जाती है। ठीक है, पाल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न पाल कलाएं कहाँ तक बौद्ध धर्म से साम्यता रखते हैं। इससे एक बार उन्हें पूछा है एक सवाल कि जो पाल कला है उस पर बौद्ध धर्म का किस हद तक प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें आप पाएंगे इसका उत्तर, और पाल कला कहाँ तक अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर पाया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाना है कि जो मौर्य कला है और उसको किस हद तक आगे बढ़ाने में पाल कला सक्षम हो पाया है। ठीक है, इसमें क्या इनका स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, इस स्तर पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि पाल कला का विकास 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बंगाल और बिहार के क्षेत्र में होता है। ठीक है, इस कला के विकास में मूल रूप से पाल शासकों का विशिष्ट योगदान है। ये पाल शासक जितने भी थे, ये खास करके इस कला को आगे बढ़ाने में जिस तरह से मौर्य कला में अशोक का, उनके पौत्र का, दशरथ का विशेष योगदान है उस कला को आगे बढ़ाने में राजकीय स्तर पर, ठीक वैसे ही इस कला को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कि धर्मपाल, ठीक है, गोपाल जैसे शासकों का, महान शासकों का संरक्षण प्राप्त होता है और उनके संरक्षण में ये कला फलती फूलती है। ठीक है, और राजकीय उत्कृष्टता को प्राप्त करती है। ठीक है, तो उस काल के दो महान कलाकार धीमन और विठपाल हैं जो उस सदी के महान कलाकार थे। ठीक है, इसके बाद हम इस कला को अध्ययन दोस्तों विभिन्न भागों में बांट करके सुविधापूर्वक कर सकते हैं, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मूर्ति कला में उस समय दो तरह की मूर्तियां देखिए, एक कांस्य की मूर्तियां जो ढालकर बनाई जाती थी और एक पत्थर की मूर्तियां। ठीक है, एक पत्थर की मूर्तियां दोस्तों। ठीक है, देखिए, और आगे चित्रकला में हम लोग देखेंगे पांडुलिपि जो हाथ से बनाया जाता था और भित्तिचित्र जो दीवारों पर बनाए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभिन्न तरह के महाविहारों को, स्तूप को और चैत्यों का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, जो धर्मपाल का आपने देखा होगा, धर्मपाल ने जो विक्रमशिला बनाया था और गोपाल ने उदयनपुरी महाविहार का
निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये राजकीय कला के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप ये देखें, यहाँ पर देखेंगे इस तरह का महाविहार आज भी खंडहर के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, इस तरह का महाविहार देखेंगे आप। यहाँ पे धर्म क्या था, जैसे कि एक यहाँ भी प्रवेश मार्ग हुआ करता था जो महाविहार होता था। ठीक है, ठीक है, बीच में आंगन हुआ करता था। ठीक है, बीच में आंगन हुआ करता था महाविहार में, और आप देखेंगे इसके चारों ओर बरामदा हुआ करता था। ठीक है, बरामदा हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर कमरे बना हुआ करते थे रहने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो थी बीच में, इसको हम लोग वीडियो रूप में भी फॉर्मेट के रूप में देखेंगे, यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह से कैमरे हुआ करते थे और यहाँ पे इनका सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, और ये इनका प्रवेश मार्ग होता था। इसको हम लोग वीडियो रूप में भी देखेंगे आगे पढ़ने के बाद, इस चीज़ को ऑडियो फॉर्म में देखने के बाद, समझने के बाद। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रवेश द्वार को। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरह से आप देखेंगे, जैसे कि मौर्य काल में हमने देखा था स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, जहाँ पर बुद्ध की घटनाओं की, उनके जीवन से संबंधित चीज़ों की पूजा अर्चना होती है। तो यहाँ ये कला आगे भी पाल काल में भी देखने को मिलती है। आगे भी इसका हम लोग इन शासकों ने इसका और भी ज़्यादा विस्तार किया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्तूप को, प्रवेश द्वार प्रदक्षिणा चंद्र, जो ये गुंबद हुआ करता था, उसके ऊपर हर्मिका और छत्र हुआ करता था। आप देख सकते हैं मौर्य काल की तरह पाल काल में भी स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों के जरिए बुद्ध के अवशेषों और प्रतीक चिन्हों की पूजा का चलन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सभी स्थापत्य संरचनाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का ही है, बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों की पूजा होती है। एक और जहाँ विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी आदि जगहों पर बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, वहीं स्तूपों के जरिए बुद्ध के अवशेषों का सम्मान और श्रद्धा भाव भी प्रकट होता है। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे मूर्ति कला। ठीक है, इस काल में भी मूर्ति कला का निर्माण हुआ। ठीक है, मूर्ति का मतलब क्या होता है? ईश्वर का मानवीकरण। मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पर ईश्वर का मानवीकरण होता है। ठीक है, हमने उनको एक मंदिर बना करके उनका मानवीकरण करने की कोशिश की स्थूल रूप में। ठीक है, ईश्वर एक सूक्ष्म रूप में है, तो उसको हम लोगों ने इसको मूर्ति के जरिए उसको स्थूल रूप देने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। एक कांसे की मूर्ति जो ढालकर बनाया जाता था, कांसा को ढालकर बनाया जाता था। ये यहाँ पर भी इन लोगों ने बड़ी सूक्ष्मता का प्रदर्शन किया है कला के स्तर पे। और एक पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक है, तो कांसे की मूर्तियों का मुख्य कलाकार आपको ये ढीमन और विठपाल थे। ठीक है, इन मूर्तियों को उन्होंने सांचों में ढालकर बनाया है। ठीक है, और जो आपको कांसे की जो मूर्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से आपको देखेंगे, ये इसमें एक सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति, एक विशाल बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांसे की है। एक बुद्ध की विशाल मूर्ति है जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, वो कांसे में बनी हुई है। तो आगे फिर हम देखेंगे पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक है, पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों, वो आपको गया, मुंगेर और संथाल परगना से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये पत्थर की मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में क्या है कि बौद्ध दर्शन एवं तत्वों का समावेश है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो काले बेसाल्ट पर बनी हुई हैं। इसमें शरीर के अगले भाग को दिखाने की कोशिश हुई है, और कुछ इस क्रम में क्या हुआ है, उस अगले भाग को दिखाने पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि कई बार उसमें कृत्रिमता दोष आ गया है। ठीक है, तो कहीं पे इसको लेकर के भी इसकी कहीं ना कहीं आलोचना होती है। ठीक है, तो कांसे की मूर्तियाँ बुद्ध, बोधिसत्व, तारा, मैत्रेय और अवलोकितेश्वर की हैं। ये बुद्ध की ही बनी हुई है। इन सबसे हम लोग विशाल कांसे की मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है। पालकालीन पत्थर की मूर्तियों में तथागत बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता है।
इन मूर्तियों को हाथ से बनाया जाता था, जिनमें देवतुल्य छवि को मानवीय स्तर पे अंकन उनकी कलात्मक खूबी को दर्शाता है। ठीक है, जो बौद्ध का जो ये आध्यात्मिक छवि थी, उसको इन मूर्तियों के जरिए हम लोगों ने उसको मानवीकरण करने की कोशिश की है। ठीक है, आप इसको हम लोग वीडियो फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चित्रकला भी, यहाँ भी देखिए दो तरह के चित्रकला का विकास होता है। एक पांडुलिपि जो हाथ से बनाया जाता था, आप पांडुलिपि देख सकते हैं कैसे होता था। पांडुलिपि देखिए ये होता था, यहाँ पर चित्र हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे चित्र हुआ करता था और यहाँ पर लिखने का काम होता था। ये पांडुलिपि जो ताम्र पत्र बनाए जाते थे, इसको प्रज्ञा पारमिता के रूप में ये लघु चित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखने का काम होता था और यहाँ पर चित्र होता था। ठीक है, तो ये अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये ताम्रपत्र में बनाए जाते थे और भित्ति चित्र जो दीवारों पर चबूतरों पर बनाए गए हैं, नालंदा के सराय अतल से बड़ी मात्रा में ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं और इनका निर्माण खासकर ज्यामितीय तरीके से हुआ, 3 डायमेंशनल रूप में हुआ है। तो इसमें फूलों, मनुष्यों और पशुओं के चित्र पाए गए हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए पांडुलिपि के अंतर्गत बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैसे प्रज्ञा पारमिता, अष्टशास्त्रिका, पंचरक्ष, सारे बुद्ध से जुड़े हुए हैं। इनके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है। ठीक है, इस तरफ भित्ति चित्रों में बोधिसत्व एवं बुद्ध दोनों का चित्रण किया गया है। ठीक है, इस शैली के बने चित्रों पर महायान संप्रदाय का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसको हमने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये इस काल की जो कला है उस पर किस हद तक बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जो आप देखते चलेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि पाल काल में मौर्य कला के विभिन्न रूपों को विस्तार एवं समृद्धि प्राप्त होता है। जो मौर्य कला में जो हम लोगों ने कला के जिन जिन रूपों को देखा था, वही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं, उसको विस्तार रूप में और भी कलात्मक रूप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। गोपाल, धर्मपाल और देवपाल जैसे महान राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता है इस कला को, और उनके संरक्षण में इस कला का राजकीय उत्कर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, रंगों का बेहतर संयोजन, अलंकरण, धातुओं में ढालकर मूर्ति बनाने की परंपरा का विकास होता है। धीमन और विठपाल जैसे महान कारों की कुशलता से कला में सूक्ष्मता और कलात्मकता प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसके बावजूद ये बेशक आपने हम लोगों ने देखा कि ये मौर्य कला को आगे बढ़ाने की कोशिश है, वहाँ समृद्धि प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ स्तरों को लेकर के जो कलाविद है इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे कि अत्यधिक अलंकरण, जैसे आप देखेंगे यहाँ मूर्तियों में जो खासकर पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई है, उसको एक अग्रभाग का ही प्रदर्शन हुआ है, पीछे वाले भाग का इसमें दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। तो एक इसको भी लेकर के, और खासकर आगे वाले भाग पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उसमें कृत्रिमता दोष आ गया है। एक प्राकृतिक तत्वों का जिस स्तर पर समावेश होना चाहिए वो उसकी वहाँ पे सीमाएं नहीं है। फिर पुनरावृत्ति दोष भी देखेंगे इसके अंतर्गत, जहाँ पर दोहराव की प्रवृत्ति है, नवीनता और मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। इसको लेकर भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं, खासकर कलाविद। जो इस मूर्तियों के सिर्फ अग्रभाग का प्रदर्शन हुआ है, ये स्थिति भी कला से के समग्र प्रस्तुतिकरण पर सवाल उठाती है कि कला का जो समग्र प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो यहाँ पर उन चीज़ों का अभाव दिखता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाल शासकों ने जहाँ एक को राजनीतिक क्षेत्र में कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, वहीं उन लोगों ने कला के स्तर पर भी गहरी रुचि दिखाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर इनके क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सभ्यता विकसित होगी तो संस्कृति स्वभाव तो विकसित होगी। अगर तो ये राजकीय स्तर पर यदि ये लोग उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं सभ्यता के स्तर पर, तो जाहिर है संस्कृति भी विकसित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्कृष्टता है राजकीय स्तर पर, तो ये उत्कृष्टता भी इस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग इसको आगे अब देखते हैं वीडियो फॉर्म में, तो देखने यही चीज़ों को हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने अभी इसको ऑडियो फॉर्म में देखा,
हाँ, देख सकते हैं, इसको हम लोग ने मौर्य कला में ही पढ़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ये आपने देखा यहाँ पर भी चूँकि स्तूपों का निर्माण इस काल में भी हम लोग देखते हैं, ये चूँकि मौर्य काल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आप देखिए यहाँ पे ये गुंबद आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती थी इसके अंदर। और यहाँ पे आप परिक्रमा पथ देख सकते हैं, ठीक है, वेदिका। इमेज फॉर्म में भी आप इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने ऑडियो फॉर्म में देखा था, ठीक है। और इसमें इसका तोरण द्वार जो यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं हर्मिका, ठीक है, हर्मिका देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यष्टि, जो श्रद्धा और सम्मान का सूचक है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, आप भी आपने यहाँ पर देखा पांडुलिपि, जैसे मैंने कहा था, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ठीक है। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप चित्र को यहाँ पे देख सकते हैं, पांडुलिपि चित्र, जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था। हाँ, आप यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो चित्र होता था, बीच में चित्र बनाए जाते थे, और इसके चारों ओर लिखने का जो काम होता था, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे देख सकते हैं इनकी लिखावट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पांडुलिपि के अंतर्गत, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका चित्र, ठीक है, पांडुलिपि। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध की विशाल मूर्ति, जो आपको मैंने कहा था कांसे में ढालकर किस तरह से बनाई गई है मूर्ति, आप यहाँ देख सकते हैं। बुद्ध की एक विशाल मूर्ति जो कांसे में ढाल करके बनाई गई है, ये कांसे में ढालकर, ये जो मूर्ति है आपका सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। बुद्ध की एक विशाल मूर्ति सुल्तानगंज से जो प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पे कांसे की बुद्ध की एक विशाल मूर्ति का एक चित्र यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये महाविहार, ये आपका विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। आप देख रहे होंगे कैसे यहाँ पे बीच में आंगन है, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप यहाँ सीढ़ियाँ जो बनी हुई है आप देख सकते हैं दोस्तों, सीढ़ियाँ चारों ओर, और इस यहाँ देखिए सीढ़ियाँ, और बीच में इसका आंगन हुआ करता था, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ा जाता था, बीच में आंगन हुआ करता था, बीच में आंगन होता था, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और इस अगल बगल में चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, ठीक है। स्तूप देखा हम लोगों ने, अभी ये देखा महाविहार, बुद्ध की विशाल मूर्ति, और ये पांडुलिपि, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा पाल कला के बारे में, ठीक है। तो पाल कला में भी हम देखते हैं कि पाल कला के बारे में मैंने वही जो मौर्य कला का कैसे यहाँ पे विस्तार होता है, और इस स्तर पर आगे कला कैसे अपनी समृद्धि को प्राप्त करती है, ठीक है।
इसको हम लोगों ने ऑडियो वीडियो ग्रुप में यहाँ पे देखा, इमेज के फॉर्म में भी मैंने देखा। तो अगली कड़ी में हम लोग दूसरी कला को देखते हैं दोस्तों, ठीक है, एक एक करके। ऐसे ही आप दोस्तों हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ये सब्सक्रिप्शन लिंक में आप वहाँ से भी फ़ोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इसका विशेष तौर पे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।